हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री से। इसमें आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया है कि एसिड्स जो होते हैं वो किस तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज को अपने साथ रखते हैं। आपने यह भी समझा है कि एसिड्स जो होते हैं उनको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं और एसिड्स जो होते हैं उनमें कॉमन क्या होता है। मतलब आपको एसिड से रिलेटेड बहुत सारा जानकारी प्राप्त हो चुका है। यहाँ पर आज का वीडियो जो है इसमें हम लोग फोकस करने वाले हैं कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर जिसमें एसिड से भी रिलेटेड है और जो आपका अपकमिंग जो टॉपिक था यानी बेसिस के बारे में जो आपको पढ़ना था उससे भी रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज का यह वीडियो जो है इसमें हम किस तरह के टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आपको एसिड्स के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुका है। वहां पर आपने क्या पढ़ा था, याद तो होगा ना। वहां पर आपने पढ़ा था एसिड्स का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, एसिड्स का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। आपने इसके बाद पढ़ा था एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को। आपने पढ़ा था कि एसिड्स को हम कैसे मतलब कि पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंडिकेटर्स की मदद से। ये सब आपने कर लिया था। आपने यह भी समझा था कि कोई भी एसिड जो है स्ट्रॉन्ग या वीक कब कहलाता है, ठीक है, या वो कहाँ से प्राप्त होता है, उसका सोर्स क्या होता है। तो ये आज का वीडियो जो है इसमें हम लोग यहाँ पर फोकस रखने वाले हैं कुछ छोटे छोटे 3-4 टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें आपको सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर दिया गया है कि जो एसिड्स होते हैं ना उनमें कॉमन क्या होता है, उन सब में कॉमन क्या होता है प्रॉपर्टी। दूसरा आपका है कि एसिड्स जो होता है उनका हम यूज कहाँ पर करेंगे, इस्तेमाल कहाँ पर होता है। तीसरा आपका यहाँ पर है बेसिज क्या होते हैं, बेसिज जो होते हैं उनका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर और समझना है टाइप्स ऑफ बेसिस के बारे में, है ना, यानी बेसिस का टाइप क्या होता है, आपको टाइप के बारे में समझना या बताना यहाँ पर है। तो आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि एसिड्स जो होते हैं उनमें कॉमन क्या होता है, ठीक है। कॉमन इन एसिड्स आपको दिया गया है एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल। अगर हम किसी मेटल के साथ में एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तब वो हाइड्रोजन गैस वहां पर प्रोड्यूस करता है। आप लोगों ने एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को जब पढ़ा था तब वहां पर आपको मिला था कि मेटल और एसिड जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब अगर आप किसी भी एसिड को लेकर के अगर आप वहां पर उसको रिएक्ट करवाओगे, जो कंडीशंस होने चाहिए रिएक्शन के लिए उसके अंडर अगर आप रिएक्ट करवाओगे ना तब वहां पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। तो इससे भी पता चलता है कि सभी तरह के जो एसिड्स होते हैं ना उनमें कॉमन क्या होता है, उनमें कॉमन होता है हाइड्रोजन। तो एसिड जो है ये हाइड्रोजन गैस देता है जब रिएक्ट करता है मेटल के साथ। यह दिखाता है कि दिस शो दैट ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन। यह क्या दिखाता है कि जितने भी तरह के एसिड होते हैं ना वो हाइड्रोजन उनमें शामिल होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जो है ना उसका पहचान एक गैस के रूप में कैसे होता है वो तो आपको पहले से पता है, आपको बता दिया गया है केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ में ही कि अगर हाइड्रोजन गैस बन रहा है तब उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम पहचान सकते हैं। तो जो गैस है वो हाइड्रोजन ही है। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो एसिड्स में कॉमन होता है उसकी, तो हम बोलेंगे कि एसिड्स में कॉमन क्या है, तो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, हाइड्रोजन कॉमन है एसिड में। एग्जाम्पल के रूप में आपको दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। आगे दिया गया है कि जब एक एसिड को दिया हुआ है व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन एन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट डीएसोसिएशन, ठीक है ना। क्या होता है, अगर हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वो टूट जाता है, ठीक है। और किसमें जाता है, हाइड्रोजन में जाता है वो टूट करके। आगे दिया हुआ है यहाँ पर द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉमन प्रॉपर्टी इन एसिड्स। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो एसिड्स जो होते हैं उनमें टूटना जो होता है हाइड्रोजन में एसिड का, ये बहुत ही कॉमन सा प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर हम यहाँ पर पानी में वाटर में अगर हम एसिड को ले लेते हैं तब वहां पर वो H+ आयन प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो H+ आयन जो होता है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी जो एसिड होता है, जैसे कि यहाँ पर आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिखाई पड़ा HCl, तो जब यहाँ पर जाएगा तो किसमें H+ आयन यहाँ पर ही बनाएगा, ठीक है। और अगर HCl के साथ में अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि H+ आयन का फॉर्मेशन कर रहा है, निर्माण कर रहा है, तो इसी प्रकार से अगर आप इसको H2SO4 के साथ लीजिएगा, यहाँ पर अगर आप H2SO4 को अगर आप वाटर पानी के साथ लीजिएगा तब वहाँ पे H+ देगा।
अगर आप CH3COOH को लेते हैं तब वो भी H+ देगा। मतलब साफ है कि आप किसी भी एसिड को अगर वाटर में डिजोल्व कीजिएगा तब वह H+ आयन प्रोवाइड करेगा। ठीक है ना। फिर से समझ लीजिएगा इसको कि किसी भी एसिड को अगर हम वाटर में लेते हैं तो वाटर में डिजोल्व होते होते जो है वो क्या करता है, वाटर में प्रोवाइड करता है H+ आयन। ठीक है। और ये H+ आयन प्रोवाइड करने का उसका जो अपना क्षमता जो है, उसका अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, यही कॉमन फीचर के रूप में पाया जाता है सभी एसिड्स में। यानी कि जितने भी एसिड्स होते हैं सभी में कॉमन क्या होता है, सभी में एक समान क्या होता है, यह होता है कि वो H+ आयन प्रोवाइड करता है। इसके बाद यहाँ पर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है यूजेज ऑफ एसिड, यानी कि एसिड का यूज क्या है, एसिड को हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब देखिए, चूंकि हम पहले ही टॉपिक में पढ़ चुके थे कि हम लोग अपने डेली लाइफ में जितने भी तरह के मटेरियल्स को यूज करते हैं उनमें से कुछ एसिडिक भी होता है नेचर में। ठीक है। या तो उनको हम यूज में लाते हैं क्लींजिंग एजेंट के रूप में, या फिर उनको यूज में लाते हैं हम लोग यहाँ पर अपना फूड आइटम जो होता है पकाते हैं, जो अपने हम लोग किचन वगैरह में जो बनाते हैं उसमें यूज में लाते हैं, उसको एडाइबल के रूप में, खाने योग्य जो होता है उसके रूप में यूज में लाते हैं। तो मतलब साफ है कि एसिड्स जो होते हैं इनका बहुत सारा यूज है। ठीक है। हम लोग यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल में ही समझने का प्रयास करेंगे कि एसिड्स को कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है या किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो इसमें जो है हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको दिया गया है सिट्रिक एसिड। तो इसमें आपको दिया गया है कि जितने भी तरह के एसिड्स पाए जाते हैं उनको अगर हम दो तरह से यहाँ पर देखें, जैसे कि कुछ एसिड्स जो होते हैं वो चले जाएंगे, यहाँ पर एक कैटेगरी होता है जिसे हम लोग यहाँ पर जानते हैं वीक के नाम से, दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग वाला। अगर वीक एसिड के कैटेगरी की अगर बात करें और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी की बात करें तो दोनों में फर्क होता है, अंतर होता है। तो हम लोग दोनों से थोड़ा थोड़ा समझने के एग्जाम्पल लेकर के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो वीक एसिड होता है या ऑर्गेनिक एसिड होता है उसका, और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं मिनरल एसिड का या स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझते हैं कि उनका यूज कहाँ पर होता है, किस तरह से यूज होता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं सिट्रिक एसिड सबसे पहले। इसका यूज होता है एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड, यानी कि फूड को प्रिजर्व करने के लिए, फूड को प्रिजर्व करना, उसको सुरक्षित कर देना, समझ गए ना, उसको खराब होने से बचाने के लिए यूज किया जाता है। और फूड प्रिजर्वेशन के बारे में 8th क्लास जो था उसमें फूड प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़े थे चैप्टर, उसमें पढ़ना था आपको। 9th में बायोलॉजी का आपका चैप्टर है उसमें भी इसको पढ़िएगा क्या होता है। इसके अलावा इसका काम यहाँ पर क्या होता है कि एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, इसका काम होता है कि जो हम लोग मतलब कि फूड आइटम जो तैयार करते हैं ना अपने किचन वगैरह में जो बनाते हैं या जो आपको रेस्टोरेंट्स वगैरह में सर्व किया जाता है उसमें इसका यूज किया जाता है। मतलब वहाँ पर जो फूड आइटम आपको सर्व किया जाता है उसमें कुछ ऐसे भी फूड आइटम होते हैं जिसमें यूज किया जाता है इसका क्या करने के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए। ठीक है ना। खास करके जो होता है आपको ये जो चाइनीज जो डिश वगैरह जो होता है फ्लेवरिंग एजेंट यानी कि फ्लेवर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है उसमें। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो भी आपको यहाँ पर मिल रहा है एग्जाम्पल वो आ रहा है कहाँ से निकल करके, नेचुरल एसिड या फिर जो नेचुरल के रूप में मतलब कि जो ऑर्गेनिक होता है, ऐसा तो नेचुरली एसिड, लेकिन जो ऑर्गेनिक जो होता है हम वहाँ से इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है। यानी कि जो बिल्कुल वीक है यानी कि जो एडाइबल के रूप में है उसका यूज कहाँ पर कर रहे हैं, फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में, या फिर कर रहे हैं किसके रूप में, तो फूड वगैरह जो होता है उसमें फ्लेवर प्रोवाइड करने के लिए करते हैं। इसके बाद एस्कॉर्बिक एसिड, इसका यूज होता है बोन मैरो ट्रीटमेंट में। इसके अलावा इसका यूज होता है यहाँ पर हम देखते हैं कि स्कर्वी डिजीज में। स्कर्वी डिजीज जो है ना यह विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है। तो यहाँ पर विटामिन सी की कमी से होने वाला जो डिजीज जो है स्कर्वी, इससे बचाव के लिए यहाँ पर जो है इसको ट्रीट करने के लिए हम देखते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड का यूज किया जाता है। तो पहला जो था आपको दिया गया यहाँ पर जो सिट्रिक एसिड था उसका यूज हम क्या देख रहे थे, तो उसका यूज यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा था, उसका यूज आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था कि वह था मतलब कह सकते हैं कि एक प्रकार से फूड आइटम से जुड़ा हुआ। ठीक है। यानी कि उसका यूज हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए कर रहे थे। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ट्रीटमेंट के लिए जो हो रहा है ना, इसको हम कह सकते हैं कि इसका हम यूज कर रहे हैं मेडिकल पर्पस के लिए कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं एक और है आपका एसिटिक एसिड है। इसका यूज यहाँ पर करते हैं विनेगर के रूप में फूड को प्रिजर्व करने के लिए, और पिकल वगैरह जो होता है, अचार जो होता है उसको थोड़ा सा और खटास देने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कि इसका भी हम लोग यूज यहाँ पर कर रहे हैं तो क्या करने के लिए, डोमेस्टिक पर्पस के लिए, फूड वगैरह जो होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए, है ना, उसका फ्लेवर को और निखारने के लिए कर सकते हैं, यहाँ पर जैसा खटास देने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये भी जो है ना यहाँ पर एडाइबल एसिड के रूप में आपको दिया गया, तब तो उसका यूज हम लोग खाने वाले सामान में कर रहे हैं ना, नहीं तो फिर तो संभव नहीं था करवाना। तो ये यूज हुआ आपका। इसके बाद आगे दिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम जानते हैं कि ये जो होता है मिनरल एसिड के कैटेगरी में आता है। ठीक है। ये स्ट्रांग होता है। तब इसका यूज आपको क्या दिया गया है, इसका यूज आपको दिया गया है बाथरूम क्लीनर के रूप में, यानी कि बाथरूम जो होता है
वहाँ पर सफाई के लिए जो आप यूज करते हो ना, मार्केट से खरीद कर लाते हो जो क्लीनर जो होता है, उसमें भी इसका कुछ मात्रा रहता है। ये क्या करता है कि अपर लेयर परत जो रहता है उसको हटा देता है, साफ करने में हेल्प करता है, मदद करता है, जो बैठ जाता है जो गंदगी जो आई वगैरह जो वहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है आपको कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसका आपको और भी यूज किया जाता है। क्या यूज हो सकता है? पीवीसी वगैरह को मैन्युफैक्चर करने में। इसके अलावा क्या देखते हैं कि नेचुरली जो होता है हम लोग के स्टोमक में तैयार होता है, जहाँ पर ये फूड वगैरह जो होता है उसके अंदर में जो मौजूद रहता है माइक्रोब्स जो माउथ से चला जाता है खाना के साथ, उसको खत्म कर देता है। और साथ ही क्या करता है वहाँ पर नेचर जो होता है मीडियम जो होता है उसको एसिडिक कर देता है ताकि डाइजेशन हो सके प्रोटीन वगैरह का। तो ये भी इसका बहुत बढ़िया एक रोल है। इसके बाद आगे आपको नाइट्रिक एसिड दिया गया है। नाइट्रिक एसिड जो है ना इसका यूज होता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए। इसके अलावा इसका यूज होता है एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, जैसे TNT वगैरह जो होता है। तो फर्टिलाइजर तो आप लोग जानते हैं उर्वरक होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं खेत में, जिसको यूज किया जाता है पौधों के लिए, ठीक है ना, फसल के लिए यूज किया जाता है। तो ये फर्टिलाइजर इससे तैयार किया जाता है, यानी कि हम देखते हैं कि ह्यूमन मेड यानी हम लोग के द्वारा तैयार किया जाने वाला जो न्यूट्रिएंट सप्लायर जो होता है, जो पौधे को न्यूट्रिशन देता है, यानी कि फर्टिलाइजर, उसको बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल मिलाते हैं किसे? नाइट्रिक एसिड को। इसके अलावा एक्सप्लोसिव यानी कि एक विस्फोटक होता है जिसको TNT के नाम से जानते हैं, उस विस्फोटक को बनाने में भी नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है। इसके बाद आपको आगे दिया गया है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड में क्या है कि इन स्टोरेज बैटरीज और मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, इसका भी यूज होता है फर्टिलाइजर्स को बनाने में, यानी कि फर्टिलाइजर जो होते हैं उनको बनाने में इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और बैटरीज वगैरह जो होते हैं जिसको आप देखते हो कि यूज किया जाता है सप्लाई करने के लिए, फर्नेस वगैरह जो होता है, ठीक है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तब हम पाते हैं कि जो वीक एसिड्स होते हैं, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर हुआ ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है ना, जो हुआ मिनरल एसिड, इन सब का इस्तेमाल किस प्रकार से कर सकते हैं उसका कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा। तो आपका एसिड से रिलेटेड पूरा टॉपिक हो जाता है कंप्लीट यहाँ तक। यानी कि एसिड से रिलेटेड जो दो टॉपिक आपका बचा हुआ था कि कॉमन क्या होता है एसिड्स में, तो कॉमन ये होता है कि सभी प्रकार के एसिड में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है। कैसे? अगर उसको वाटर के साथ में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा? H+ आयन प्रोवाइड करेगा। सिंपल है बिल्कुल, ज़्यादा कुछ नहीं जाना, सिर्फ इतना कहना है कि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन कॉमन होता है। अगर उसको वाटर के साथ में लेंगे तो वहाँ पर एसोसिएट होगा और क्या प्रोवाइड करेगा? H+ आयन देगा। और उसका यूज आपने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं बेस की ओर कि बेस क्या होता है। बेस की ओर बढ़ने में हमको सबसे पहले यहाँ पर समझना है कि बेस कहते किसे हैं। तो बेस जो होता है ये टेस्ट में बीटा होता है, कड़वा होता है टेस्ट में, ठीक है। टच करने पर आपको बिल्कुल ये साबुन ऐसा जो होता है ना चिकना, बिल्कुल वैसा आपको एहसास होगा। और ये रेड लिटमस जो होता है ना उसको ब्लू कर देता है, ठीक है ना, ब्लू हो जाता है इसमें रेड लिटमस। आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया जैसे कि CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कॉस्टिक सोडा बोलते हैं बोलचाल का भाषा में। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एक कोई भी यहाँ पर जो होता है आपका एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। अब इसके अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका जाता है सबसे पहला हैव अ बीटर टेस्ट, यानी कि ये जो बेस जो है ना इसका टेस्ट बीटर होता है, कड़वा इसका टेस्ट होता है। बट फिर से मैं वही बोलूंगा कि अगर कड़वा उसका टेस्ट है तो आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली, कि आप उसको जीभ के ऊपर लेकर के ही पता कीजिए कि क्या है बेस है क्या है, ठीक है ना। कोई भी केमिकल जो होता है इस प्रकार से उसको टच करना, जीभ पे लेना सही नहीं है, इसको याद रखिएगा। तो आप वहाँ पर लिटमस टेस्ट कर सकते हैं या जानने के लिए, पता करने के लिए कोई एसिड है या बेस है। तो पहला तो हो गया टेस्ट से रिलेटेड बीटा है। दूसरा क्या है? टच। टच में कैसा होता है? सोपी होता है। सोपी तो समझ रहे हो ना, बिल्कुल मतलब साबुन ऐसा जो होता है ना चिकना, ठीक है ना, उसको वहाँ पर। और क्या हम देख रहे हैं आपको यहाँ पर दिया गया है कि ये टर्न कर सकता है रेड लिटमस को ब्लू में। तो ये तो उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो गया ना कि अगर हम रेड लिटमस को लेते हैं वहाँ पर तो क्या होता है, उसको टर्न करके उसके कलर को बदल देता है, चेंज कर देता है। यानी कि बता रहा है कि वहाँ पर क्या मौजूद है? वहाँ पर मौजूद है बेस। इसके बाद यहाँ पर हम आगे क्या देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अगर सॉल्यूशन फॉर्म में है तब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर वो क्या बनाता है? आयंस बनाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए जरूरी होता है। और इसके साथ यहाँ पर आपको दिया गया है कि रिलीज करता है हाइड्रोक्साइड आयन। किसमें? हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है एक्वा सॉल्यूशन में, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन आपने वहाँ पर हाइड्रोक्साइड नहीं, आपने एसिड के साथ में क्या पढ़ा था? हाइड्रोजन पढ़ा था, H+ आयन। और यहाँ पर क्या H- आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना। ये प्रोवाइड करता है यहाँ पर एक्वा सॉल्यूशन में। तो ये तो हो गया यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ बेस का। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ बेस की।
बेस जो है इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है ना। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी बेसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, पहला वाटर सोल्यूबल, सेकंड वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है। यानी कि सोल्यूबिलिटी है या नहीं है उसमें, यानी घुल सकता है कि नहीं घुल सकता है, इस आधार पर बेस को हम लोग दो कैटेगरी में करेंगे, एक जो घुलनशील है वाटर में और दूसरा जो घुलनशील नहीं है। तो दिया गया कि द हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ और अर्थाइन जो होते हैं यहाँ पर, अल्कली जो होता है अर्थ मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होते हैं वो यहाँ पर जो है इजिली जो होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि वो डिजोल्व हो सकता है, ठीक है ना। किसमें डिजोल्व हो सकता है इजिली, तो इजिली वो डिजोल्व हो सकता है वाटर में, ठीक है। और इस वजह से इनको हम अल्कली ही कहते हैं। तो फिर से देख लीजिएगा कि द हाइड्रोक्साइड of alkali and alkaline earth metal are soluble in water, they are also called alkali। ये वाटर में सोल्यूबल होता है, इसको हम लोग एल्कली ही बोलते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो है, तो मतलब साफ यहाँ पर हुआ कि जो पानी में घुल जाएगा सोल्यूबल होगा वह अल्कली कहलाएगा, जो नहीं घुलेगा वह बेस ही रहेगा, ठीक है। तो घुलने वाला कौन होता है, घुलने वाला जो होता है उसको आपको यहाँ पर बता दिया गया है, बता दिया गया क्या है कि ये हो सकता है अल्कली अर्थ मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो सकता है, ठीक है ना। घुल जाएगा उसका जो हाइड्रोक्साइड होगा, और वहां पर हम क्या देखेंगे कि अगर वो घुल रहा है वहां पर, तो घुलने का मतलब क्या है कि वो वहां पर जो है मतलब कि पूरी तरह से जो है अल्कली के रूप में कंसिडर किया जाएगा, और जो नहीं घुलेगा वो अल्कली नहीं होगा, सीधी सी बात है। तो जो नहीं घुलेगा उसके बारे में हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा वीक है, जो घुल रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हम बेसेज को यहाँ पर एक बहुत ही छोटे से स्केल पर लेवल पर हम क्लासिफाई कर रहे हैं। ऐसे बेसेज को क्लासिफाई करने का और भी अलग अलग बेसिस है और भी पॉइंट है, उससे भी उसको हम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में जो आपका 4 टॉपिक जो था जिसे मैंने बताया था वो आपका यहाँ पर पूरा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो फिजिकल प्रॉपर्टी को हो ही चुका है, हम लोग बात करेंगे बेसेज की केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है।